हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन और मैं हूं छोटेलाल और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इन्फ्लेशन पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने जो है इन्फ्लेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जो डिस्कस है वो किया था और उसके जो टाइप्स है वो अध्ययन उसके अंदर किए थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने किया था कि जनरल जो प्राइसेस जब लॉन्ग टर्म के लिए जब बढ़ती जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन की जो संज्ञा है वो देते हैं। और इसके टाइप के बारे में बात करूँ तो वो हमने जो मेन 4 टाइप के जो इन्फ्लेशन है वो उसका जिक्र है वो किया था। तो जो हमारी सबसे पहली जो इन्फ्लेशन थी वो क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, फिर ग्लोपिंग और फिर जो लास्ट की हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में हमने डिटेल से जो अध्ययन है वो किया था। तो अगर उसको आप देखना चाहते हो तो वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज हम करते हैं इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ उनके काजेज के बेस पर जो है इन्फ्लेशन के कितने टाइप हो सकते हैं। तो टाइप अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो प्राइस है वो राइज हो सकती है 2 टाइप से। या तो जो प्राइसेस है वो डिमांड के थ्रू बढ़े या फिर जो है प्राइसेस है वो कॉस्ट के थ्रू बढ़े। तो जो कॉस्ट साइड या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो हमारी सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है वो भी कहलाती है। तो अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या होगा कि जब जो है हमारी डिमांड है वो बढ़ने के कारण जब प्राइसेस है वो बढ़ने लगती है तो हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कहलाती है। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो क्यों बढ़ेगी तो वो उसके कारण है कि सबसे पहला कारण तो ये है कि लोग जो ज़्यादा डिमांड है वो क्यों करेंगे। तो हम पहला हमारा होगा कि जब प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देती है तो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाती है। कि जब गवर्नमेंट है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या फिर प्राइवेट अपना एक्सपेंडिचर सोसाइटी के अंदर ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी। वो किसके थ्रू कि जब लोगों को गवर्नमेंट है ज़्यादा सुविधाएँ देगी तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। उन सुविधाओं के बेस पर वो जो उनकी इनकम है वो बढ़ेगी तो वो ज़्यादा डिमांड है वो करते हैं। और शॉर्ट रन के लिए क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर जो हमारी जो सप्लाई है वो अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड है वो नहीं बढ़ पाती। तो इसके कारण क्या है कि जो इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस है वो राइज होने लगती है धीरे धीरे। तो अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो लोअर कि जो सेविंग रेट है वो जब लोअर हो जाता है या फिर जो सेविंग रेट है वो कम हो जाता है हाउस होल्ड का तो हम कहते हैं कि जो उनकी परचेजिंग पावर है या फिर एक फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर 100 रुपये में से पहले वो 80 रुपीज़ जो है कंजम्पशन पे खर्च कर रहा था और 20 रुपीज़ वो सेव कर रहा था। अब अगर वही 100 रुपये में से वो 90 रुपीज़ है वो कंजम्पशन पे यूज करता है और जो 10 रुपीज़ है वो सेविंग करने लग जाता है तो जो 10 रुपीज़ बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे कंजम्पशन पे तो वो क्या कहलाएगी कि इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। कि जितना कम है वो सेविंग करेगा तो उसका जो पोर्शन है वो कंजम्पशन की ओर चला जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा जो है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेगा। तो उससे भी क्या होगा कि जो डिमांड है वो पुल करेगी इन्फ्लेशन को, हमारी जो प्राइसेस है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की रिडक्शन इन टैक्सेस, जब टैक्सेस को कम कर दिया जाता है तो भी लोगों की जो परचेजिंग पावर है या फिर जो उनकी इनकम है वो बढ़ जाती है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर कि 100 रुपीज़ अगर किसी की इनकम है तो अगर उसमें से 5% जो है टैक्सेस है वो
देना पड़ता है। तो अगर वो कम करके 2% कर देंगे तो 98 रुपये जो है डिस्पोजेबल इनकम है वो हाउस होल्ड की या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी बच जाएगी, और वो ज़्यादा डिमांड है वो करेंगे। तो उनकी जब इनकम है वो बढ़ने से और जो टैक्स रेट है वो कम होने से जब डिमांड है वो ज़्यादा की जाती है, तब भी जो सप्लाई है एज कम्पेयर टू डिमांड है वो नहीं बढ़ पाती और जो इन्फ्लेशन को वो बढ़ोतरी है उसको करती है। तो अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट की कि इंक्रीज इन एंड कि जब जो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई है और जो बैंक क्रेडिट है वो बढ़ा दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो डिमांड को या फिर जो है प्राइसेस को बढ़ाती है। कि जब लोगों के पास मनी सप्लाई जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा डिमांड है वो प्रेफर करेंगे, या फिर जो बैंक है वो क्रेडिट ज़्यादा देना है वो स्टार्ट कर देगा, तो भी क्या है कि लोगों के पास ज़्यादा करेंसी है वो हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन या फिर जो सर्विसेज और गुड्स है उनकी डिमांड है वो करेंगे, और जो वो आगे बढ़कर जो है इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगी। तो ये सब की सब जो पॉइंट है ये क्या बता रहे हैं कि इनसे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और शॉर्ट रन के अंदर जो है जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ पाती एज कम्पेयर टू डिमांड। तो इसी के कारण क्या है कि हमारी प्राइसेज में बढ़ोतरी होती है और वो इन्फ्लेशन का क्रीपिंग से वॉकिंग से फिर ग्लोपिंग की ओर आगे बढ़ जाती है। तो ये जो फर्स्ट टाइप का हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन था उसके ये 4 पॉइंट है, उसके थ्रू ही जो प्राइसेज है वो बढ़ सकती है। तो अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो पोस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो बोला जाता है कि जब कॉस्ट पुश, जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट है वो बढ़ जाने से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई है वो कम हो पाती है, जिसके कारण जो है प्राइस का बढ़ना लाजमी हो जाता है। तो इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं कि जब या तो सप्लाई है वो किसके कारण कम होगी, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वेजेज अगर इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा कि जो उस पर कॉस्ट बढ़ी है उसको शिफ्ट करेगा आगे कंज्यूमर्स के ऊपर, तो वो जो है उसकी प्राइसेस को बढ़ा देगा। कि जितनी भी कॉस्ट है वो जब इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि ये सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है वो माना जाता है। तो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे लैंड, इंटरप्रेन्योर, तो इसके बदले में लैंड के बदले में जो है हम रेंट देते हैं, और जो लेबर है उसको वेजेस, और जो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और जो इंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर रेंट है वो बढ़ जाता है तो भी क्या है कि वो कॉस्ट को बढ़ोतरी के देगा। अगर वेजेस है वो भी अगर बढ़ाने के लिए जो संगठन है वो मांग करते हैं या फिर बढ़ाते हैं इसको, या फिर जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है तो भी इसमें कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है। तो इससे क्या होगा कि हमारी सप्लाई पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। जितनी ज़्यादा ये कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, जो प्रोड्यूसर है अपना प्रोडक्शन करके और जो सप्लाई है मार्केट के अंदर कम करेगा। तो अगर डिमांड के कंपेयर में सप्लाई कम होगी तो जो प्राइसेस है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी को हमारा क्या है कि सप्लाई साइड या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल की बात करें कि 1973 के अंदर जो ऑयल शॉक हुआ था, जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने जो ऑयल की प्राइसेस थी बहुत ज़्यादा है जो बढ़ा दी थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अगर तेल की प्राइस या पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो बढ़ती है तो उसका इफेक्ट सारी इकोनॉमी के ऊपर जो है उस पर पड़ता है।
तो उसके कारण भी जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है वो 1973 के अंदर हुआ था। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काजेज, कि काजेज के कारण के बेस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अगर जो प्राइसेस है वो दो टाइप से बढ़ सकती है, या तो डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए, या फिर जो कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर सप्लाई है वो कम हो जाए। तो हमने जो है इसको डिस्कस है वो कर लिया है। तो ये जो पार्ट था सेकंड। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसको हम करेंगे कि हमारी जो इन्फ्लेशन को मापने की जो मेथड है वो कौन कौन से है। तो उसके अंदर हम CPI और WPI का जो है अच्छे से अध्ययन है वो करेंगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद।